डॉक्टर राजकुमार सर अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करिए। डॉक्टर राजकुमार सर। आयुष जी, डॉक्टर राजकुमार फलवरिया करके आया है, उनको पैनल में लीजिए। आयुष जी। डॉक्टर राजकुमार फलवरिया करके हैं, उनको पैनल में ले लीजिए। हाँ, उनको डॉक्टर राजकुमार सर। हाँ सर, सर हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर हम लोग जुड़ गए हैं, अब हम लोग कार्यक्रम को सर प्रारंभ करेंगे। और जी 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 जी। लगता है सर आप अभी यात्रा में हैं और मैं अभी आज कॉलेज से अभी आया हूँ। जी सर। मेरा आज दौसा में कार्यक्रम था, तो मैं बस वहां से ऑन रोड निकल रहा हूँ वापस दिल्ली की तरफ। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ूंगा आपसे। माय वॉइस इज ऑडिबल? हाँ जी सर, आप ऑडिबल हैं, और थोड़ा सा अगर वीडियो जी भी सर आपका ऑन रहे तो अभी हम मैं लोगों बस को। थोड़ी देर में रुकने वाला हूँ एक जगह। जी जी सर, जी जी, मैं आऊँ, जुड़ूंगा मैं। बस एक जगह मैंने ब्रेक करना है अभी, तो वहां से मैं ब्रेक के साथ और रूम घर में बैठ कर ही करूंगा मैं। ठीक है? जी यस जी। अखिल जी। तो सर मैं कंटिन्यू करूं? और कुछ लोग और जुड़ते हो तो देख लीजिए अभी। हाँ सर, ओके ओके ओके। एक जुड़ हाँ गए हैं। कंटिन्यू में। जी जी सर, जी सर। तो चलो ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, तब तक उसके बाद जैसे आप रुकते हैं तो सर आप अपना वीडियो भी ऑन करेंगे तो हम लोग सभी लोग सुनने में बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों जी को। जी जी सर जी जी ऑडियो जी जी। बहुत क्लियर है और सर जुड़े हुए हैं हम लोगों से, और हमारे श्रोता भी है। और सर ये छोटा सा एक मंच होता है, और इसका सर हम सीधे जी लाइव प्रसारण करते हैं फेसबुक पर और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से, और यूट्यूब पर भी होता जी है। तो सर हम लाखों के बीच जाते हैं। तो सर हम जी लोगों के बीच आ गए हैं, और सर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और हमारे विचार परिवार के हैं सर, हम लोगों के अगुआ हैं। सर का आज पाथे लोक पहल को प्राप्त हो गया। मैं सर से, मेरा परिचय तो पुराना है, लेकिन सर ने हमारा व्यस्ततम समय में आज का समय निकाल के मुझे दिया, और सर उस व्यस्तता को स्वयं व्यक्त कर रहे हैं कि सर का दौसा राजस्थान में एक कार्यक्रम था, वो प्रवास था, और प्रवास से वहां से सर निकले ही हुए हैं और मेरे कार्यक्रम को में आ गए हैं। और सर ने हमारी बहुत विनम्रता पूर्वक हमारे निवेदन को स्वीकार किया, तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सर आज का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रवाद। सर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लोक पहल का आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवकों का एक सकारात्मक हस्तक्षेप और सामाजिक पहल है, और राष्ट्रवाद की दिशा को और उत्सर्जित करने के लिए, राष्ट्रवाद को और प्रखर बनाने के लिए लोक पहल का प्रयास है। लोक पहल के अगुआ और लोक पहल के संयोजक प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर बीके सिंह हैं, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो इसके मेरुदंड हैं, महत्वपूर्ण आधार हैं। तीसरे हैं डॉक्टर आलोक चौहान सर, जो मेरठ इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा है योगेंद्र यादव। आयुष जी अपने को म्यूट रखिए, आयुष जी अपने को म्यूट रखिए। डॉक्टर आलोक चौहान मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरठ के अभियांत्रिकी कॉलेज के प्रोफेसर निदेशक हैं। और इसी प्रकार हमारा लोक पहल का 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान है पूज्य रज्जू भैया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक रह चुके हैं, पूज्य अशोक सिंघल जी, इसी प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महंत अवैधनाथ हमारे वैचारिक पंचभूत हैं। और ये 5 हमारे सांस्कृतिक वैचारिक अधिष्ठान हैं, जिसके आधार पर लोक पहल अपना कार्य करता है। वस्तुतः लोक पहल योगी जी के लोग हैं, पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के लोग हैं। लोक का यहाँ अर्थ है और अभिप्राय है कि हम
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के राष्ट्रवादी विचारों को जनता के बीच ले जाते हैं और जन समस्याओं को हम सत्ता प्रतिष्ठान की ओर अग्रसर करने का प्रयास करते हैं ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके, जनता को राहत मिल सके और एक निरंतर राष्ट्रवाद का दीप प्रज्वलित करते हैं। जो राष्ट्रवाद का अंधियारा है, जो राष्ट्रवाद भारत के जीवन का आधार है, भारतीय जीवन शैली की जिजीविषा का नाम है राष्ट्रवाद, वह राष्ट्रवाद और प्रखर होता रहे और वह राष्ट्रवाद अपने आकार और स्वरूप को ग्रहण करे और भारत का भारत बोध और भारत की भारतीयता इस आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्थापित हो सके। यही हमारा मूल ध्येय है और हमारा एक मान्य परंपरा है लोक पहल की कि हम अतिथि का स्पष्ट रूप से परिचय प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे असम से मेरे अत्यंत प्रिय भाई और अनुज के रूप में हैं और बड़े ही मेरे आत्मीय हैं। ऐसे मैं डॉक्टर श्री पलाश काकती जी को आमंत्रित करता हूं कि पलाश जी आए और सर का विधिवत परिचय प्रस्तुत करें। पलाश काकती। नमस्कार। आज के लोकपाल के इस व्याख्यान माला में हमारे सभी के सामने उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार फुलवरिया सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अभी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। साथ में सर चेयरमैन सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट में भी सर कार्यरत है और सर पॉलिटिकली भी सर भारतीय जनता पार्टी में बहुत एक्टिव है। सर नेशनल ट्रेनिंग इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा। सर इससे पहले सर डिप्टी प्रोक्टर के रूप में सर कार्यरत थे और सर भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर नेशनल जनरल सेक्रेटरी SC मोर्चा के रूप में भी सर कार्यरत थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पलाश जी, आपने सर का परिचय प्रस्तुत किया, लेकिन सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय भावधारा और राजनीति विज्ञान से संबंधित पूरा देश डॉक्टर राजकुमार सर को जानता है। डॉक्टर राजकुमार डॉक्टर राजकुमार सर केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर ही नहीं है, बल्कि प्रायोगिक राजनीति में भी आप अपना एक सशक्त हस्तक्षेप रखते हैं और राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और इस नाते आपका पूरे देश में एक एकात्मकता का संदेश देना, आप युवा हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक राष्ट्रवाद की अलख जगाते हैं, जन जन को जागृत करते हैं। एक तो प्रोफेसर और दूसरे राजनेता, यह दोनों एक अद्भुत संयोग होता है और इस संयोग के माध्यम से आप लोक शिक्षण का, आप विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं और भारत की जनता को शिक्षित करते हैं, क्योंकि हम लोग राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते हम जानते हैं कि एक राजनेता का धर्म होता है कि वह जनता की चेतना पर छाए हुए धुंध को मिटाए और लोक चेतना को जागृत करे, लोक चेतना को शिक्षित करे और उसमें अगर प्रोफेसर हो वो भी राजनीति विज्ञान का हो और राजनेता हो तो यह मणिकांचन संयोग हो जाता है। और ऐसे ही डॉक्टर राजकुमार सर हैं और डॉक्टर राजकुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर होने के साथ साथ वो डेवलपमेंट के फैकल्टी को देखते हैं, एक सेंटर को देखते हैं, CSD सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट राजनीति का उद्देश्य है कि राजनीति अपने गंतव्य तक पहुंचे, राजनीति भारत के सबसे विपन्न व्यक्ति की झोपड़ी तक पहुंचे और वहां से अंत्योदय हो। आप अंत्योदय के अधिष्ठाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ही कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक महनीय व्यक्तित्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके विषय में जिस समाज को से आते थे और जिस समाज के लिए पूरा जीवन जिया और जिस भारत के लिए पूरा जीवन जिया, उस भारत रत्न की अभी भी हम आधी समीक्षा करते हैं, उनके संपूर्ण दर्शन की हम समीक्षा नहीं करते हैं। वो भारत के रत्न थे और राष्ट्रवाद से कैसे एकाकार होता है, अनटचेबल इंडिया को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी भव्यता, उनकी विशाल अंतर्दृष्टि की अनुभूति होती है और तब लगता है कि वो एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनेता के रूप में कितने सशक्त और कितने प्रभावी और राष्ट्र के लिए आज भी कितने प्रासंगिक हैं। भारत के लिए, भारत की अर्थनीति, भारत की राजनीति और समाज नीति
डॉक्टर अंबेडकर के इतर अगर चलती है तो वह मार्ग पर नहीं बल्कि पथ का विचलन होगा। तो इसी विषय पर आज पाथेय के लिए हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं और हमारे बीच लोक पहल के वरिष्ठ मेरुदंड डॉक्टर संतोष सिंह जी भी बीएचयू से जुड़े हुए हैं। अब मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक श्रीमान डॉक्टर राजकुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर अपना उद्बोधन और पाथेय प्रदान करें। डॉक्टर राजकुमार सर। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। और मुझे लगता है कि आप जिस मंथन को लेकर चल रहे हैं, वास्तव में आज देश को इस मंथन की जरूरत है। देश के पिछले 70 साल में जो नैरेटिव सेट्स किए गए थे वो नैरेटिव कॉलोनियल माइंडसेट के थे। हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के नेशनल हीरोज को, हमारे देश के हिस्ट्रीज को अगर मैं कहूंगा तो एकांगी या हम कहें कि भारतीय जड़ों से दूर किया गया था। मैं कई बार क्लास में भी बात करते हुए कहता हूं तो भारत का इतिहास अगर उनसे पूछे तो 1526 से शुरू होता है बाबर से और बहादुर शाह जफर पे रुक जाता है। तो मैंने कहा कभी आपने गुप्त साम्राज्य पढ़ा है क्या? आपने सतसावन पढ़ा है क्या? आपने होम साम्राज्य पढ़ा है क्या? ये 600 साल 500 साल इस साम्राज्य ने इस देश के वैभव को प्रस्थापित किया। लेकिन पिछले गत 50-60 वर्षों में इस देश में जो नैरेटिव था, उस नैरेटिव ने हम कह सकते हैं कॉलोनियल माइंडसेट या कॉलोनियल अप्रोच थी। लेकिन मेरा यह मानना है कि लोक पहल जैसे वैचारिक संगठन जो वैचारिक दृष्टि से ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। वैसे तो मैं जिस सेंटर से जुड़ा हूं, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट, समय समय पर वह भी इन विषयों को लेकर लगातार प्रयासरत रहता है। जब मेरे से पूछा गया आपके प्रयास है कि हम किस विषय पर बोले, तो मेरा विषय हालांकि दीनदयाल उपाध्याय भी है, गांधी भी है और डॉक्टर अंबेडकर भी है, लेकिन मैं पिछले लगभग 2 सालों से इस विषय पर काम कर रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे ग्रेट पर्सनालिटी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे ग्लोबल पर्सनालिटी को केवल और केवल 3 फ्रेम में बांधने का इस देश के मीडिया ने, इस देश की शिक्षा नीति ने, इस देश के बुद्धिजीवियों ने और कुछ हद तक इस देश के अनुसूचित जाति के सामाजिक संगठनों ने केवल बाबा साहब अम्बेडकर को केवल 3 कहते हैं पक्षों तक बांधने का तक सीमित किया। निसंदेह वो पक्ष हैं, लेकिन समाज को यह मैसेज आता है कि केवल वो 3 ही पक्ष है। हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा है, निसंदेह बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, निसंदेह बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता थे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण को लेकर आने वाले थे। ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विराट व्यक्तित्व को केवल आरक्षण, केवल दलित वर्ग तक सीमित करना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अन्याय है। बाबा साहब अम्बेडकर एक विराट व्यक्तित्व थे भाई, वो विराट व्यक्तित्व थे। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जब मैं बात करता हूं तो मैं आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को बताने का प्रयास करता हूं। अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूं, आज के विद्यार्थियों की मैं बात करूं, तो आज के विद्यार्थियों को पता नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ग्रेट स्टूडेंट थे। ग्रेट स्टूडेंट का मतलब वो अभावों की स्थिति में पल रहे थे। उस अभावों की स्थिति में भी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं, स्कॉलरशिप से जाते हैं, और केवल जाते ही नहीं है, मिनिमम समय पर 2 साल में वो अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करते हैं और अपनी एमए भी कंप्लीट करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। 13 में जाते हैं, 15 तक वो दोनों अपने विषयों को पूर्ण करते हैं और 16 में चले जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और 16 में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी वो स्कॉलरशिप फ्रीज कर दी जाती है। वो एक लंबा विषय, मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहता हूं अभी। तो 17 में वो हिंदुस्तान आ जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद भी वो आकर बड़ौदा की रियासत को ज्वाइन करते हैं, वो अलग विषय है। फिर वापस लंदन स्कूल में 1920 में जाते हैं और 1923 तक वो एमएससी, डीएससी, ग्रेजुएशन लॉ से बैरिस्टर की पढ़ाई शिक्षा पूर्ण करके वो भारत में आते हैं। और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल जब पूर्ण होते हैं और वहां पर जब सर्वे होता है कि हु वाज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कोलंबिया यूनिवर्सिटी लास्ट 300 years, तो
अमेरिका जैसा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसा, जो किसी के दबाव और प्रभाव में नहीं आते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जब मुक्त चिंतन होता है, मुक्त सर्वे होता है, और उस सर्वे और चिंतन में सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ नाम आता है डॉक्टर अंबेडकर। यानी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का भी 300 साल में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था तो डॉक्टर अंबेडकर थे। लेकिन ये बात, ये जानकारी आज के विद्यार्थियों को नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर एक ग्रेट स्टूडेंट थे, वो ग्रेट इकोनॉमिक्स थे, वो ग्रेट, आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी के रूप में, मैंने जैसे कहा, वो 1907 में मैट्रिक पास करते हैं, अपने समाज के पहले विद्यार्थी जो मैट्रिक 1907 में करते हैं। 1912 में वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं, ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द महार कम्युनिटी। 1913 में वो कोलंबिया चले जाते हैं पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए, और एमए की पढ़ाई के लिए एक साथ दो शिक्षा लेते हैं। 1915 में वो एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। 16 से वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में के लिए एमएससी और डीएससी की पढ़ाई करने जाते हैं। 17 में वो वापस आना पड़ता है किन्हीं कारणों से, लेकिन 1920 में पुनः वे एमएससी और डीएससी की अधूरी पढ़ाई को जारी करने के लिए वापस जाते हैं, और साथ में बैरिस्टर, यानी एक साथ 3-3 पढ़ाई को वो पूर्ण करते हैं, और 1923 में बैरिस्टर बनते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अभाव में स्कॉलरशिप से, और स्कॉलरशिप में केवल अपनी पढ़ाई नहीं करते, अपने घर में भी पैसा भेजना उनका दायित्व था, क्योंकि परिवार था, शादी हो चुकी थी। उस परिस्थिति में वो पढ़ते हैं और श्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में निकलते हैं। इसका उदाहरण है कि जब 300 साल पूर्ण होते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बराक ओबामा, तब वह वहां पर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में स्थापित होते हैं, और स्थापित भी नहीं होते हैं। उनके बाद डॉक्टर अंबेडकर की चित्र कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी के बिल्कुल मुख्य द्वार पर लगाई जाती है, और उनको कहा जाता है ये द ग्लोबल सिंबल ऑफ नॉलेज। वो एक ज्ञान के, कह सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह बने। अमेरिका जैसा देश उसको स्वीकार करता है। तो ग्रेट स्टूडेंट थे। हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को, ठीक है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संघर्ष था, लेकिन ये कहना केवल और केवल उन्होंने अनुसूचित वर्ग के लिए है, तो मुझे लगता है कि ये बाबा साहब के, जब मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर 1942 से लेकर 1946 तक वॉइसराय की कमेटी के अंदर वॉइसराय कमेटी के मेंबर थे और मेंबर लेबर थे। मेंबर लेबर मींस इक्वल टू डॉक्टर अंबेडकर इज अ लेबर मिनिस्टर, और वह मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर रहते हुए, श्रम मंत्री रहते हुए, वह अपने उस वॉइसराय के पीरियड में 42 से 46 के बीच में मजदूरों के लिए अद्वितीय कार्य करते हैं, महिलाओं के लिए अद्वितीय कार्य करते हैं, श्रमिकों के लिए 5 घंटे जो 14-14, 16-16 घंटे काम करते हैं, उनके घंटे निश्चित करवाते हैं। महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने की बात करते हैं, और देश में पहली बार नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्ट पॉलिसी बनाने की बात करते हैं। ट्रेड यूनियन को 1943 में एक्ट पास किया, उसमें ट्रेड यूनियन को अधिकार दिए गए, श्रमिकों को वेतन, भत्ते, बोनस आदि की व्यवस्था करते हैं। तो एज ए, अब जो श्रम मंत्री के नाते या मेंबर लेबर के नाते जब वो वाइसराय कमेटी के अंदर बहुत सारे रेजोल्यूशन पास करते हैं और करवाते हैं, तो उसमें विषय नहीं था कि केवल दलित महिलाओं के लिए होगा या दलित के मजदूरों के लिए होगा, वो संपूर्ण मजदूरों के लिए, संपूर्ण महिलाओं के लिए बात करते हैं। दूसरा, मैंने कहा ग्रेट स्टूडेंट, ग्रेट लेबर, और 1936 में जब आते हैं तो 1926 में लंदन स्कूल से पूरी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह आते हैं, तो आते ही वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं। उन्होंने कोई शेड्यूल कास्ट पार्टी नहीं बनाई 1926 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल का गठन किया। और स्वतंत्र मजदूर दल का गठन करने के पीछे जो उनका तर्क था, इस देश के अंदर मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, तो वो मजदूरों के शोषण की बात करते हैं, दलितों की शोषण की बात नहीं करते हैं। तो मजदूरों के शोषण को उन्होंने उजागर किया, और 1928 में एक बिल आ रहा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के माध्यम से, जो ट्रेड यूनियन और मजदूरों के खिलाफ था। उन बिल के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और लगभग 28 मजदूर यूनियंस को इकट्ठा कर उन्होंने आंदोलन किया और उस बिल को आने से रोका। मैंने कहा कि वो श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर के नाते उनकी हम एक पहचान लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। वो अर्थशास्त्री थे, और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहा भी जाता है इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। और इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे देश में नोबेल लॉरेट है अमर्त्य सेन। जब अमर्त्य सेन से पूछा गया
कि हु इज द गाइड, हु इज द फिलोसोफर, हु इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, तब डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते हैं कि अर्थशास्त्र में मेरा कोई पिता तुल्य है, मेरा कोई गार्जियन है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। एक नोबेल लॉरेट ये बात कहता है कि अगर इकोनॉमिक्स में अगर कोई मेरा गार्जियन है तो डॉक्टर अंबेडकर है। इसका सीधा सीधा संदेश जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर द ग्रेट इकोनॉमिक्स, वो अर्थशास्त्री थे, उनकी एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी सभी विषयों के शोध प्रबंध अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। अगर हम दामोदर वैली की बात करें 1948 की, तो दामोदर प्रोजेक्ट वैली की बात करें तो वो इकोनॉमिक्स होने के नाते वो बिल का ड्राफ्टिंग वही करते हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर उनके कई सुझाव, स्मॉल होल्डिंग की बात करें, खेती का राष्ट्रीयकरण की बात करें, सामूहिक खेती की बात करें, सहकारी खेती की बात करें, खेती के अंदर के रिफॉर्म्स की बात करें, तो आप ये मान के चले उस सारे विषय में हम देखेंगे कि वो सारे के सारे विषय आप देखेंगे कि वह इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा 1920 में वो कहते हैं कि इस देश में कृषि पर बोझ अधिक है, इस कृषि के बोझ को कम करने के लिए हमें उद्योगीकरण की तरफ सोचना चाहिए, उद्योगीकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। और आप ये मान के चले कि उद्योगीकरण की बात 1920 में इस कृषि प्रधान देश के अंदर कोई बात कहता तो डॉक्टर अंबेडकर कहते। इस देश को अगर इकोनॉमी को स्टेब्लिश करना है तो इस देश का एक बैंक होना चाहिए, आरबीआई बैंक, जो पहले ओरिएंटल बैंक था। उस आरबीआई बैंक के गठन की अगर कोई प्लानिंग रखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के आधार पर होती है। इस देश में योजना आयोग होना चाहिए, इस देश में योजना आयोग होना चाहिए। उस योजना आयोग की बात भी डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। तो मेरा ये कहना है, he was a great student, he was a great labor, कह सकते हैं कि लेबर एक्टिविस्ट, लेबर यूनियन, ये सारे विषय, he was a great economics। और इसके साथ साथ मैं कहता हूं कि वो एक एज ए लेबर लीडर भी थे। जैसे मैंने कहा 1936 में उन्होंने 1938 में औद्योगिक बिल पर काम किया, लेबर्स के बीच में काम किया, मिल्स मजदूरों के बीच में काम किया। वो एक लेबर लीडर भी थे, वो एक राइटर थे, लेखक थे। 1931, अगर मैं 31 जनवरी 1920 की अगर मैं बात करूं तो 1920 में जब वह, आप कह सकते हैं कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे प्रोफेसर के नाते, तो उन्होंने पाक्षिक पत्र शुरू किया, उसका नाम था मूक नायक। 1930 में उन्होंने शुरू किया जनता, और उसी के बाद 26 वर्षों तक एक पत्रिका को उन्होंने चलाया, और उसके बाद उन्होंने शुरू किया प्रबुद्ध भारत। तो उसके बाद मेरा ये कहना है, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता, प्रबुद्ध भारत, ऐसे उन्होंने अखबार चलाए, और अब लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व, बाबा साहब अंबेडकर एक लेखक थे, मजदूर नेता थे, इकोनॉमिक्स थे, एक पत्रकार थे। पत्रकार के नाते उन्होंने अखबारों में लिखना शुरू किया। तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर के इस बहुआयामी व्यक्तित्व को आज लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है। केवल वो मजदूर नेता नहीं थे भाई, नहीं, केवल वो दलित नेता नहीं थे, वो दलितों के नेता नहीं थे, दलितों के बारे में उन्होंने चिंता की, लेकिन ये कहना कि केवल और केवल वो दलित नेता थे, वो उनके साथ अन्याय होगा। वो सामाजिक क्रांतिकारी थे। और मैं सामाजिक क्रांतिकारी की बात करूंगा तो आप ये देखेंगे 1920 में उन्होंने समाज और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक संगठक के रूप में, इज अ गुड ऑर्गेनाइजर, वो एक अच्छे कुशल संगठक थे। उस कुशल संगठक होने के नाते 1920 में आपने समता समाज संघ की स्थापना की। 1924 में हमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। आपने 1924 में समता सैनिक दल की स्थापना की। आपने 1927 के अंदर आपने महान आंदोलन का संचालन किया। 1927 में 29 में आप ये कह सकते हैं कि नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलन किया। तो मेरा ये कहना है कि वो कुशल संगठक थे। उनके संगठन, उनके द्वारा तैयार किए गए संगठन आज भी समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक लेखक थे, वो एक पत्रकार थे, वो एक कुशल संगठक थे,
वो एक ग्रेट स्टूडेंट थे, और कुल मिलाकर मैं कहूंगा तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ग्रेट पर्सनैलिटी थे। इसके साथ साथ मैं कई बार देखता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर जब भारत में पहली बार जब वो विधि मंत्री के रूप में उनका चयन होता है, तो विधि मंत्री के नाते उन्होंने, आप ये मान के चले कि हिंदुस्तान को हिंदू कोड बिल, जो उस समय उनका सपना था, जो किन्हीं कारणों से हिंदू कोड बिल लागू तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे 1992 तक, 1992 तक आते आते कई खंडों में वो पारित हुआ, और बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल का सपना जो 1950 और 1951 में देखा था, वो जाकर 1992 में पूर्ण हुआ। इसके साथ उन्होंने हिंदू कोड बिल में क्या बातें कही? हिंदू कोड बिल में उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में कहा, उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बोला, जब पार्लियामेंट के रूप में हम जानते थे, अंतरिम सरकार के रूप में जानते थे, उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल मेरे लिए संविधान बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हिंदू कोड बिल में इस देश की आधी आबादी, यानी कि महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता की बात कही थी। महिलाओं को क्या पिता की संपत्ति में समान अधिकार था? क्या महिलाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार था? क्या महिलाओं को अपनी पति की संपत्ति में अधिकार था? जब 1950s में ये जब संविधान बना, तब ये महिलाओं को अधिकार नहीं थे। और नारी मुक्ति के बात करने की बात करें तो हिंदू कोड बिल के अंदर उन्होंने महिलाओं के उन अधिकारों को जो संविधान बनाते समय अपूर्ण रह गए थे, पूर्ण नहीं हो पाए थे, उन अधिकारों को समाहित करने के लिए हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, जो किन्हीं कारणों से हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो सका। लेकिन मेरा प्रश्न, बाद में आने वाले समय में, भविष्य में वो दर्ज हुए। आज महिलाओं को गोद लेने का अधिकार मिला, आज महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है, आज महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का 1950 के दशक का सपना था, जो अब आजादी के 50 साल बाद पूर्ण हुआ है। तो कुल मिला के विधि मंत्री के नाते उन्होंने बिल रखा है, विधि मंत्री के नाते उन्होंने इस बिल को रखा है। तो मेरा ये कहना है कि 1951 इन्होंने, और इस देश के अंदर मेरा ये मानना है, इस देश में पहला कोई व्यक्ति होगा जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। आज के समय में कोई व्यक्ति अपनी सरपंची नहीं छोड़ सकता है, कोई विधायक अपनी नहीं छोड़ सकता है, जितने मर्जी आरोप लग जाए, जितने मर्जी बड़े आरोप लग जाए, कोई विधायक की सरपंची नहीं छोड़ सकता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की जब पूर्ति नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं संसद से इस्तीफा दूंगा और इस हिंदू कोड बिल के लिए मैं सड़कों पर उतरूंगा। तो मेरा कहना है कि वह हिंदू कोड बिल के शिल्पकार थे, इस देश की आधी आबादी का। इसलिए मैं कहता हूं डॉक्टर अम्बेडकर इज अ ग्रेट फेमिनिस्ट, वो सबसे बड़े नारीवादी थे। महिलाओं के लिए, अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। नागपुर में महिलाओं के सम्मेलन को देते हुए उन्होंने एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, किसी भी देश में अगर किसी समाज और राष्ट्र और परिवार की अगर स्थिति को जानना चाहते हैं, तो उस समाज, उस परिवार, उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति को आप जान लें। अगर महिलाएं को समान अधिकार है, समान सम्मान है, समान स्वाभिमान है, तो वह समाज विकसित है। अगर जिस देश में महिलाओं का समान सम्मान नहीं है, समान अधिकार नहीं है, वह समाज और राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर द ग्रेट फेमिनिस्ट, महिलावादी थे। और आज महिलाओं को इस बात का फक्र होना चाहिए कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर वो संघर्ष करते, चाहे वो मैटरनिटी लीव का विषय हो, चाहे वह महिलाओं के बाकी अधिकारों का विषय हो, उनको लेकर वो संघर्षरत रहे। विधि मंत्री के रहते हुए इस देश के अंदर, और अंततः सभी आप जानते हैं, इस देश में नो डाउट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचयिता थे। संविधान के रचयिता के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्व समिति अध्यक्ष चुना गया, और 1946 में ही बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे थे, और 1947 में भारत विभाजन होने के पश्चात वह पुनः मुंबई से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे थे। और संविधान सभा में पहुंचकर 29 अगस्त 1947 डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। और प्रारूप समिति का जब अध्यक्ष चुना गया, तो मुझे मालूम है कि उसके अंदर 7 मेंबर्स थे। उन 7 मेंबर्स में से मैं ये तो नहीं कहूंगा उनकी भूमिका नहीं रही, लेकिन प्रमुख भूमिका, अग्रणी भूमिका, कह सकते हैं कि पूरी की पूरी ताकत लगाने वाली भूमिका जो थी,
वो बाबा साहब अम्बेडकर की थी। और संविधान सभा में 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के बाद 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान तैयार करके संविधान सभा को समर्पित किया। तो मेरा यह कहना है कि इस देश के अंदर संविधान रचयिता के साथ साथ, ये मैंने बहुत सारे विषय आपके बीच में रखे हैं, लेकिन मैं जिस विषय पर आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उन विषयों को रखना चाहता हूं, उन विषयों को रखना चाहता हूं रखे हैं जो आपको ध्यान में है कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई केवल और केवल दलितों के लिए काम नहीं किया, इस देश की महिलाओं के लिए काम किया, इस देश के मजदूरों के लिए काम किया, इस देश के आधुनिक निर्माता के रूप में, चाहे वो योजना आयोग हो, चाहे वो कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन हो, चाहे आरबीआई का विषय हो, चाहे दामोदर वैली का विषय हो, इस देश के मॉडर्न आर्किटेक्ट के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर की पहचान होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा साथ ये भी कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समय समय पर किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक राष्ट्र चिंतक थे। उन्होंने कहा मैं पहले भी भारतीय और अंत में भी भारतीय रहूंगा। अर्थात जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ तब उन्होंने कहा कि इस देश में, इस समाज को मैं सबसे कम नुकसान पहुंचाने का निर्णय लूंगा। और अंत में उन्होंने बौद्ध मत की दीक्षा ली, वो भी हम चर्चा करेंगे विषय। और 1935 में जब 1930 में नासिक में काला मंदिर को लेकर जब संघर्ष शुरू हुआ और 1935 तक संघर्ष चलता रहा, 5 वर्षों तक बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष किया। 5 वर्ष कम नहीं होते हैं, 5 वर्ष 11 महीने भी हो सकते हैं मेरा कहना है। लेकिन इन 6 सालों में क्षमा चाहूंगा। अब मैं उन विषयों के 1930 से लेकर 1935 तक और लगभग 36 तक उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष किया। लेकिन ये मान के चले कि 1935 में जब मंदिर प्रवेश में कराने में असफल रहे, तब उन्होंने कहा कि मैं इस हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। एक उनका एक आक्रोश था। कई बार एक बार बेटा भी अपनी माँ से आक्रोश में कह देता है, कभी माँ भी कहती है अपने बेटे को तू जा, मेरा किसी बात पे जब विवाद होता तो कहता है जा तू चला जा, घर छोड़ के चला जा, घर छोड़ दे और मेरा मरा वो देखियो। तो उस समय का एक आक्रोश था। लेकिन 1935 में उनकी जो घोषणा थी, 21 साल बाद लोग भूल चुके थे, विस्मृत हो चुके थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वो घोषणा की थी। लेकिन अपने मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में उन्होंने बौद्ध मत की दीक्षा ली। और बौद्ध मत की दीक्षा लेते समय उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया। बौद्ध मत की दीक्षा लेते हुए उन्होंने अध्ययन किया, सभी संप्रदायों का अध्ययन किया। अंततः उन्होंने कहा कि बौद्ध मत का जो संबंध है वो भारतीय सनातन की विचारधारा से है। और बौद्ध मत की जिन्होंने दीक्षा दी थी, भंते भिक्खु जिन्होंने दीक्षा दी थी, उन्होंने भी कहा कि बौद्ध मत इस भारतीय संस्कृति की ही विचारधारा है, भारतीय संस्कृति का ही विचार है। और उन्होंने बौद्ध मत की दीक्षा ली लगभग 21 साल बाद और अपनी मृत्यु से लगभग 1.5 महीना पहले। लेकिन ये मानना चाहिए कि वो भारतीय जड़ों से जुड़े रहे। इस्लामिक लोगों ने उस पर दबाव डाला कि इस्लाम को कबूल कर ले, क्रिश्चियनिटी ने दबाव डाला कि आप क्रिश्चियन धर्म को अपना ले। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत की और भारत की मिट्टी के और सनातन धर्म को जानते थे। उन पर यह आरोप लगता है कि वो हिंदू विरोधी थे, ये कथा भी गलत है। जो मैं ये बात कहते मैं उनको बोलता हूं, उनके पत्रों को देखें, उनके पत्रों पर हमेशा लिखा होता है जय भवानी, उनकी कुलदेवी थी जय भवानी। संविधान जो बना था, संविधान के चित्रों को देखे, 28 चित्रों को देखे, जिसमें राम और कृष्ण का चित्र है, जिसमें राम और सीता का चित्र है, जिसमें अर्जुन और कृष्ण का चित्र है। अगर वो धर्म विरोधी होते तो क्या संविधान की मूल कॉपी में कोई भी रेप्लिका देख सकते हैं? संविधान की रेप्लिका में आप देखेंगे कृष्ण और अर्जुन का संवाद का चित्र है, राम और सीता और लक्ष्मण का पुष्पक विमान का चित्र है। ऐसे चित्रों को अंकित किया गया तो जानते थे कि भारत का ये
संविधान जो है ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा संस्कृति का चित्र है, वैदिक स्कूल का चित्र है, विद्यालय का चित्र है, वैदिक विद्यालय का चित्र है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस देश में जो नैरेटिव बनाया कि वो हिंदू विरोधी थे, मैं कहता हूं वो इस देश के सुधारवादी थे। एक ने मुझसे कल मैं अभी गया था सागर यूनिवर्सिटी में, एक ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा थी, उन 22 प्रतिज्ञा में आपका क्या कहना है? मेरे भाषण के बाद उनसे कहा, तो मैंने कहा मित्र, उनकी पहली 3 प्रतिज्ञा मैं ही आपको दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा मैं राम कृष्ण, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं शिव और पार्वती को नहीं मानूंगा। मैंने कहा भाई, ये बात कहने वाले डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे, ऐसे सैकड़ों लोग थे। संत रविदास ने कहा, संत कबीर ने कहा, विवेकानंद ने कहा, स्वामी दयानंद ने कहा। स्वामी दयानंद ने कहा कि मूर्ति पूजा का खंडन किया, और अपने आर्य समाज के अंदर तो एक भी मूर्ति नहीं मिलेगी। वो कहते हैं वेद ईश्वर है, वेदिक ज्ञान, ज्ञान ईश्वर है। तो अंबेडकर से पूर्व सैकड़ों लोगों ने इस देश की मूर्ति पूजा का खंडन किया है। अंबेडकर पहले नहीं थे, अंबेडकर उस कड़ी में एक कदम आगे है। चाहे वो जैन हो, कबीर हो, नानक हो, जिन्होंने मूर्ति पूजा पर प्रहार किया है, ईश्वर के साकार रूप का प्रहार किया है, लेकिन वो ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार करते थे। ये भी मेरा कहना है। और फिर मैंने कहा मित्र, जो 22 प्रतिज्ञाएं कहते हैं, उन 22 प्रतिज्ञाओं के नीचे जो प्रतिज्ञा है वो आप नहीं सुनेंगे। उसमें लिखा परगमन स्त्री नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं मद्यपान नहीं करूंगा, मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा। जितने भी एक जो लोग बोलते हैं वो उन 3 प्रतिज्ञाओं को तो देखते हैं, लेकिन बाकी प्रतिज्ञाओं को वो भूल जाते हैं। वो मांस भक्षण करते हैं और मदिरा करते हैं, सेवन करते हैं, मद्यों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईश्वर के साकार रूप को जिन्होंने प्रहार किया उसको केवल देखते हैं। ये केवल मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो 22 प्रतिज्ञा में केवल 3 प्रतिज्ञा देखते हैं, 19 प्रतिज्ञाओं की तरफ वो ध्यान नहीं देते, जबकि वो भी महत्वपूर्ण है। अब मैं वापिस आता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रवादी चिंतन पर। मैं संक्षेप में इस विषय रखूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो चिंतन था वो संपूर्ण राष्ट्र को समर्पित था। आप ये कह सकते हैं, आप उन्होंने जैसे कहा कि ये संपूर्ण जीवन उन्होंने अपने देश के वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला भी इस देश की वंचित वर्ग में आता है, के लिए उनका समर्पित था जीवन। उन्होंने महिलाओं के विकास से ही कहा कि इस देश का विकास तय होगा। उन्होंने कहा कि मैं आदि में भी और अंत में भी भारतीय हूं। और ब्रिटिश सरकार के शोषण पर उन्होंने सारे प्रबंध लिखे, सारे निबंध लिखे, सारे थीसिस को उन्होंने लिखा। और उनका ये कहना है कि भारत में जो लोग बौद्ध की बात करते तो बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते हैं, बिना शस्त्र के शास्त्र की रक्षा नहीं हो सकती है, शास्त्र की रक्षा नहीं हो सकती है। धारा 370 की बात करें हम, उसके बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रवादी चिंतन अपने में महत्वपूर्ण था, बहुत बड़ा विषय हो सकता है। लेकिन आज मैं प्रवास से आ रहा हूं, क्षमा चाहते हुए। अभी मैं दौसा से ऑन रोड हूं और मैंने वाहन को साइड में रोका है ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। लेकिन आप अखिलेश जी ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पूरी टीम का, लोक पहल का, और बाबा साहब अम्बेडकर एक विराट व्यक्तित्व है। बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं है, इस देश के नेशनल हीरो है। नेशनल हीरो नहीं है, वो ग्लोबल हीरो है। इसको हमें साबित करना है, इसको प्रस्तावित करना है और बताना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के दलित लीडर, दिस इज अ ग्लोबल लीडर। और ग्लोबल लीडर के मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। वो शिक्षा विद्यार्थी थे, इकोनॉमिक्स थे, मजदूर नेता थे, लेखक थे, पत्रकार थे, प्राध्यापक थे, अध्यापक थे, बहुत सारे विषय, 18 विषय। मैंने 18 विषयों को नहीं रखना चाहता, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख विषय आपके बीच में रखा है और कुछ बाधा हुई होगी ट्रैवलिंग के कारण, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सर, कोई बाधा नहीं हुई है। आपका लेक्चर धारा प्रवाह और शब्दों का इतना आपने विस्फोट कर दिया, बिखराव कर दिया, इतने शब्द बिखेर दिए कि बाबा साहेब के प्रति वही सच्ची श्रद्धांजलि है। और सत्य को तर्क से इतना अद्भुत ढंग से आपने प्रस्तुत किया है कि वह प्रत्येक मस्तिष्क को स्पर्श करेगा। खास करके बाबा साहेब के विषय में एक जो मैं प्रिज्यूम कर लेता है, उन्हें केवल दलितों का देवता बना देता है, उन्हें केवल अवशेष भारत से बाहर कर देता है। इस चिंतन का, इस मिथक का आज भ्रम भंजन हुआ है। उस मिथक को आपने अपने तर्क और विलक्षण प्रतिभा से काट दिया है कि बाबा साहेब ऐसा नहीं थे। बाबा साहेब पूर्ण वृत्त है, अर्धवृत्त नहीं है। उनको हल्के में और केवल दलित विमर्श से नहीं सुना जा सकता है।
कोई भी महामानव जब उस युग की जो हमारे वंचित वर्ग थे उसकी पीड़ा थी, एक तरफ अद्वैत का दर्शन था, आत्मा और परमात्मा में भी भेद करने का विरोध करते थे शंकराचार्य जैसे लोग, फिर भी ब्राह्मण और दलित में ये जो विरोध करने की प्रक्रिया थी उसका उन्होंने भरपूर खंडन किया, भरपूर मंडन किया, इस नाते कि वो भारत के विषय में सोचते थे अगर एक अंगुली अधूरी रहेगी या एक भुजा अधूरी रहेगी तो भारत अधूरा रहेगा। वो भारत को संपूर्णता में देखते थे, वो एक समाजवादी थे, एक सामाजिक चिंतन थे, क्रांतिकारी समाजवादी सुधारवादी विचारक थे। साथ ही साथ बाबा साहेब का श्रमिक चिंतन, बाबा साहेब का अर्थ चिंतन, वर्तमान में भारत सरकार ने जो जो प्रचलित हमारी मुद्रा थी उसमें एकाएक परिवर्तन किया, यह बाबा साहेब की ही नीति का, अर्थनीति का अनुगमन था। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा, राम, शिव, ब्रह्मा, विष्णु को देवता नहीं मानते थे, तो उसमें कोई गलती नहीं थी, वह आक्रोश था और आक्रोश स्वाभाविक था, नैसर्गिक था। एक जाति जो बड़ी संख्या में थी हमारे भारत के वासी, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था। महार का आंदोलन अद्वितीय आंदोलन था, लेकिन सबसे बड़ा सत्य है कि बाद की प्रतिज्ञाएं नहीं पढ़ी जाती थी, पढ़ी जाती हैं। क्यों नहीं पढ़ी जाती हैं? अगर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है तो वह वैदिक आर्य सत्य को ही स्वीकार किया है। वेदों में कहा गया सत्य मत बोलो, अस्तेय का आचरण करो, ये सारा अपरिग्रह करो, ये सारी बातें बौद्ध में ही है। बौद्ध इसी सभ्यता और संस्कृति का उदात्त दर्शन है, भूख से उपजी हुई करुणा का दर्शन है, और उसी दर्शन को बाबा साहेब ने राष्ट्र के साथ जोड़ा। सर ने बहुत गंभीरता पूर्वक 370 की बात की। 370 ने संविधान सभा में उस दिन लाया गया था जिस दिन जिस दिन पूरे संविधान सभा और कांग्रेस के लोगों को पता था कि उस दिन बाबा साहेब की अनुपस्थिति रहेगी, तब 370 को लाया गया था। अगर वो जीवित होते तो 370 नहीं आता। और मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा, बाबा साहेब ने इसी संविधान में कहा, संविधान सभा में कहा था कि इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, कोई दूसरी भाषा की बात उन्होंने नहीं की। अगर देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन और राष्ट्रवादी मूल्यों के विपरीत होते तो बाबा साहेब जैसा महनीय व्यक्तित्व कभी भी संस्कृत की परिचर्चा नहीं करता, और वो चाहते थे कि संस्कृत देश की राष्ट्रभाषा बने। यह बाबा साहेब थे। बाबा साहेब की महानता का स्पर्श करना है तो बाबा साहेब को संपूर्णता में समझना पड़ेगा। और ऐसे ही डॉक्टर राजकुमार और भारत के प्रबुद्ध लोग कभी बाबा साहेब मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत और जनता पत्र निकालते थे, लेकिन आज भी उसको सही रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तभी बाबा साहेब के विचारों से यह राष्ट्र लाभान्वित हो सकता है। बाबा साहेब अर्थशास्त्री हैं, समाज शास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं, विधि शास्त्री हैं। संपूर्ण स्वरूप में उन्हें देखना पड़ेगा। वो उस समाज से आते थे जिस समाज को अस्पृश्य कहा जाता था। तो उस अस्पृश्य समाज को तर्क की कसौटी पर वह अस्पृश्यता जैसे चीज को वो क्या करते थे, अस्वीकार करते थे। उसके लिए वह आंदोलन चलाते थे। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, जिस ओर सर ने संकेत किया है, कि इन सारे विरोधाभासों को लेकर के, सब विरोधाभासों को, ये इतना विरोध था, उसमें सामंजस्य करने के लिए इस सारे दंश को एक मधु की चाशनी में उन्होंने डाल दिया, और सारा वह जो विषाक्त वातावरण था वो समाप्त हो गया, और एक अमृत दिया, मधु तुल्य संविधान दिया, मधु की तरह एक मधुरिम, एक बहुत ही मीठा संविधान दिया। और मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो प्रयाग विश्वविद्यालय की शान है और हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने कहा था कि ज्ञात भारत के इतिहास में 2 संविधान हैं। एक संविधान मनु का है जिसमें अंबेडकर के लिए स्थान नहीं है, एक संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है जिसमें मनु के लिए स्थान भी है और समादर भी है। यह एक समरसता का दर्शन, एक नवीन भूख से उपजी हुई करुणा का दर्शन का सूत्रपात बाबा साहेब ने किया था। और जो काम कभी राम ने किया था वही काम
बाबा साहेब ने भी किया अपने युग में। उन्होंने भी कहा था, बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। राम ने, कृष्ण ने भी धर्म की शरण बताई, व्यक्ति का होम करने को सिखाया। व्यष्टि होम जो हो जाए समष्टि में, समष्टि का कल्याण करना ही धर्म है। वही बात, शिक्षित बनो, संगठित होवो और संघर्ष करो, वही धर्म था जो चेतना पर छाए धुंध को मिटाएगा। वही शिक्षा थी जो वर्तमान में सत्य को दिखाएगी। तो सनातन से विलगित कहीं भी यह जो पक्ष और प्रतिपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप और एक जो साम्यवादी चिंतन की अवधारणा से बाबा साहेब की व्याख्या है, वह अनुचित है, सत्य को से परे है। बाबा साहेब बिल्कुल संस्कृत निष्ठ, संस्कृति निष्ठ भारत के वरद पुत्र थे, सरस्वती पुत्र थे। और उन्होंने इस देश में चारवाक का भी दर्शन है, लेकिन उस चारवाक के दर्शन के विपरीत बाबा साहेब का सकारात्मक चिंतन, संस्कृति सभ्यता के परिवेश और पर्यावरण को पुष्पित पल्लवित करते हुए एक शाक्य मुनि के सानिध्य में देश को समता मूलक समाज बनाने के लिए, सांस्कृतिक समाज बनाने के लिए वो कहा करते थे कि समता से भी जरूरी बात समरसता है। हम सामाजिक समरसता को अगर स्थापित करने में विफल रहेंगे तो भारत का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के बीच एक बड़े युवा अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर हर्षमणि सिंह। डॉक्टर हर्ष जी, मुझे सुन रहे हैं आप? डॉक्टर हर्ष जी सुन रहे हैं मुझे आप? जी जी जी, सुन रहा हूँ। तो बहुत सारगर्भित स्वरूप में अपना माइक ऑन करके डॉक्टर राजकुमार फलवरिया सर का धन्यवाद ज्ञापन करें विषय को समेटते हुए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिल त्रिपाठी सर। आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिए और सर भी सर मैं थोड़ा सा जो है ऐसी ठीक है, बोलिए आप सर को धन्यवाद दीजिए। जी 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 जी, जैसा कि विदित है कि डॉक्टर अंबेडकर और उनके जो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर प्रोफेसर फुलवरिया का जो उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हुआ, और जिसमें आज के जो सामाजिक विषमताएं हैं उनको समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रोफेसर फुलवरिया जी के माध्यम से और विस्तारित हुआ। मैं देख रहा था कि आज तमाम सारे विद्यार्थी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने भी इन बातों को समझा होगा। एक जो मूल बात जिसका बार बार उल्लेखित हुआ, डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक राजनीतिक चिंतक थे, बल्कि उनकी संवेदनाओं में कहीं ना कहीं वो जो एक आर्थिक परिदृश्य था उससे उपजी हुई राजनीतिक और सामाजिक संरचना का भी उनके विचारों में, उनके संविधान में, उनके नियमों में हमें देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक नीतियों की आवश्यकता हो, तो वहां अंत्योदय की बात आती है, वह समुत्थान की बात आती है, ग्राम स्वराज की बात आती है। लेकिन हम जब देखते हैं कि आज भारत कहाँ है, 75 ईयर्स के बाद अगर हम भारत की आर्थिक नीतियों को टटोलने का प्रयास करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमने एक नया रास्ता तय किया है, हमने एक नए रास्ते को बनाया है। भारत जो है हिंदू ग्रोथ रेट से निकलकर एक नव हिंदू ग्रोथ रेट और दशकीय वृद्धि दर, यानी जिसको कहते हैं डबल डिजिट ग्रोथ रेट की बढ़ रहा है। निसंदेह आज पहले की तुलना में ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के विकसित होने के अवसर हैं हमारे पास, और इन अवसरों में अगर हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें, जैसा कि लोक पहल का हमारा मंतव्य और गंतव्य भी है कि हम अपने उत्तर प्रदेश को उन्हीं नीतियों के फलस्वरूप किस प्रकार से उत्तम प्रदेश के रूप में बना रहे हैं, तो हमें ये मालूम होगा, हमें ये पता चलेगा कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को, डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को ही फिर से आत्मसात और उसे नए संयोजन के साथ स्थापित करते हुए देखेंगे। डॉक्टर फुलवरिया जी का
दिल्ली विश्वविद्यालय से, उन्होंने अपने जो अनुभव साझा किए, लोक पहल परिवार उससे समृद्ध हुआ। मैं उनका फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस लोक पहल मंच को, इस कार्यक्रम के कुशल संयोजन और इसकी पूरी रूपरेखा के लिए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का बहुत बहुत आभार। पलाश काकती जी का, जिनके माध्यम से हम लोग नए नए वक्ताओं को लगातार सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे साथ शुरू में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह भी जुड़े थे, जो एक लोक पहल के अहम कार्यकर्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। आयुष जी इस पूरे मंच को संचालन के लिए जो तकनीकी सहायता हमें उपलब्ध कराते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत संक्षेप में, और आप चूंकि एक अर्थशास्त्री हैं और आप अर्थशास्त्र और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समीकरण को बहुत बखूबी समझते हैं, उसकी व्याख्या की। और डॉक्टर राजकुमार फलवरिया का इतना सुंदर धन्यवाद प्रस्तुत किया, इसलिए आप भी धन्यवाद के बहुत पात्र हैं और आप हमारे अनन्य हैं। आपने बहुत सुंदर धन्यवाद किया एक यथार्थवादी अर्थशास्त्री की दृष्टि से। और मैं पुनः डॉक्टर राजकुमार सर का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि सर को जब जब आमंत्रित किया जाएगा, सर हमें पाथेय देंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति के एक उभरते हुए सितारे भी हैं। और ईश्वर करे, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि कल हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय राजनीति में वो एक सशक्त हस्ताक्षर होंगे और राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा देंगे, एक राष्ट्रवादी चिंतन के अनुसार। और आपका प्रयास होगा आपके नेतृत्व में कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो अधूरा समझ रहे हैं, एकांगी समझ रहे हैं, उनको समग्रता में समझने में हम सबको बहुत सुविधा होगी। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। लोक पहल के इस आभासी मंच को सजाने के लिए और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी प्रस्तुति को सफल बनाने के लिए मैं इस मंच के प्रदान करने वाले, तकनीकी रूप से इसे समृद्ध बनाने वाले श्रीमान आयुष त्यागी जी का भी मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन शब्द, स्वागत शब्द छोटा है, क्योंकि वो जिस तरह अपनी तन्मयता से इस कार्यक्रम को लगातार 2 वर्षों से संचालित कर रहे हैं, वह अद्वितीय है। हमारे संयोजक डॉक्टर बीके सिंह साहब, जिन्होंने सब कुछ कहा है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यह आगे बढ़ता रहे, ये कड़ियां आगे बढ़ती रहे, लोक पहल लगातार सकारात्मक हस्तक्षेप करता रहे। सर के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक महनीय व्यक्तित्व हैं डॉक्टर आलोक चौहान सर, जिनके बिना यह मीडिया का प्लेटफॉर्म हम लोगों को उपलब्ध नहीं होता। वो बड़े सरल हैं, सहज हैं और उनका जीवन इस देश और इस राष्ट्र के लिए है। उनका भी बहुत बहुत आभार। अभी हम लोगों के बीच जुड़े हुए थे डॉक्टर संतोष सिंह जी, जो वैज्ञानिक हैं, लेकिन जितना विज्ञान है, जितने उच्च पद और प्रतिष्ठा पर हैं, संघ का बड़ा उत्तरदायित्व भी है, उसके बाद भी जो सरलता है, जो सरलता है, सहजता है, वह भी बहुत महनीय है और देखने योग्य है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका सतत आशीर्वाद और स्नेह हम सबों को प्राप्त होता रहता है। उनके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं आयुष जी से कहूंगा कि आज के कार्यक्रम को अब वो समाप्त करें। और डॉक्टर राजकुमार सर, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आप अपने धन्यवाद अखिलेश जी। हाँ, आप धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वैचारिक मंथन को आप जारी रखें और इस मंथन से बहुत कुछ नया निकल रहा है और निकलेगा भी, और समाज और राष्ट्र को नई दिशा देगा। जी बिल्कुल मिलेगा। और सर, सबसे जरूरी है कि हम लोग मिल करके, अभी आपका और पाथेय होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसे अमृत तुल्य व्यक्तित्व की इस अमृत बेला में, अमृत महोत्सव में उन्हें और प्रचारित और प्रसारित करने का वीड़ा भी है हमारे लोक पहल का, और उसमें आपकी आहुति मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार सर। आयुष जी, अब धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, जी सर, सादर प्रणाम सर। जी, नमस्कार नमस्कार। आयुष जी, अब कार्यक्रम को आप बंद कर सकते हैं। और आज हमारे जुड़े हुए समस्त विद्यार्थियों को, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और जिन्होंने अंबेडकर और राष्ट्रवाद को सुना है, उनके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हमेशा ही
इस लोक पहल के कार्यक्रम में अपनी बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाते हैं। उनके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग विचारों को सुनते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और डॉक्टर अंबेडकर को संपूर्णता में समझिए, उनकी संपूर्णता में व्याख्या करिए और देश के लिए अपने जीवन को लगाइए। आप कल के अधिकारी हैं, कल भारत के भविष्य हैं और इस भारत को अब सजाने और संवारने का काम करेंगे। डॉक्टर आयुष जी, आयुष जी, जी सर। बंद कर दीजिए, अब कार्यक्रम समाप्त हो गया है। जी।